गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं यूपीएससी 2026 के पीटी के प्रश्नों को ले रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम 24 मई 2026 को हुआ था। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला, भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है। 2. दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में लगभग 8% कमी दर्ज की गई। 3. जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट रेजिलिएंट विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों की त्वरित और अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर है। उपयुक्त कथनों के बीच संबंधों में से निम्नलिखित में से कौन से सही है? ए कथन 1 कथन 2 तथा द्वारा अनुभाविक रूप से समर्थित है। 2 कथन 3 कथन 1 में निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है। 3 कथन 1 और कथन 3 समित रूप से दीर्घकालिक स्थिरता की आधारिका को स्थापित करती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 और 3, केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कथन 1 सही है क्योंकि LTS भारत के 2030 नेट जीरो लक्ष्य पर का आधार है। कथन 2 सही है जो अनुभवजन्य रूप से कथन 1 की दिशा का समर्थन करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि जलवायु अनुकूलन विकास केवल अल्पकालिक लक्ष्यों पर निर्भर नहीं होता बल्कि दीर्घकालिक रणनीति की मांग करता है, इसलिए संबंध 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वेस्टर्न हुलॉक गिबनों के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, पूर्वोत्तर भारत में एक अभयारण्य इस वानर जाति का घर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ICUN की लाल सूची में लुप्तप्राय इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2, उनके पास विशिष्ट बहुगमन ब्रैकिएशन की क्षमता है और वे आसानी से पेड़ों पर झूल सकते हैं। 3, गोरिल्ला की भांति वे मजबूत और स्थूलकाय होते हैं तथापि वे असाधारण रूप से फुर्तीले वृक्षारोही हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। असम का होलोगापर गिब्बन अभयारण्य इनका प्रमुख निवास स्थान है और गिब्बन अपनी अनूठी ब्रेकिएशन यानी हाथों के सहारे पेड़ों पर झूलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि गिब्बन छोटे हल्के और पतले शरीर वाले होते हैं, न कि गोरिल्ला की तरह भारी स्थूलकाय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट रिजिलेंस के संदर्भ में गरान मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? 1, गरान ज्वारीय ऊर्जा को कम करते हैं और अलवन जल का संचयन करते हैं जो उन्हें लवणीय ज्वारनदमुखी कटिबंधों में धान की खेती के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। 2, उनकी लवण संवेदी जड़ें समुद्री जल को छानती हैं। इस प्रकार तटीय भूमि को अलवन जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्रों में परिवर्तित करने में गरानों की मुख्य भूमिका होती है। 3, ज्वारीय लहरों टाइडल सर्जेस को सहन करने तथा जैव मात्रा बायोमास संसाधनों को उपलब्ध करवाने के माध्यम से ग्रान प्राकृतिक जैव ढाल बायोशील्ड और ग्रामीण समुदायों के लिए जीविका के आधार दोनों रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 और 3, केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कथन 3 पूरी तरह से सही है क्योंकि मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और ज्वारी लहरों के खिलाफ बायोशील्ड जैव ढाल का काम करते हैं और स्थानीय समुदायों को आजीविका प्रदान करते हैं। कथन 1 और 2 गलत है क्योंकि मैंग्रोव की जड़ें लवण सहिष्णु साल्ट टॉलरेंट होती हैं, न कि लवण संवेदी, और इनका उद्देश्य
तटीय क्षेत्रों को धान की खेती या मीठे पानी के एक्वाकल्चर जोन में बदलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन भारत के समुद्री व्यापार और संभार तंत्र लॉजिस्टिक नीति में संरचनात्मक परिवर्तन को किन रूपों में निरूपित करता है? एक, तटीय पोत परिवहन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केवल एक घरेलू कार्गो केंद्र के रूप में कार्य करता है। दो, मुख्यतः यात्री क्रूज पर्यटन और विरासत पोत परिवहन पर केंद्रित करते हुए एक समुद्री विरासत गंतव्य के रूप में केरल की पहचान प्रोफाइल को बढ़ाना। तीन, अपनी प्राकृतिक गहराई, डीप ड्राफ्ट और रणनीतिक अवस्थान का लाभ उठाते हुए विदेशी यानांतरण ट्रांसशिपमेंट पतनों पर निर्भरता को कम करना, राजस्व बनाए रखने को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में भारत को पुनः स्थापित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल ए, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है डी केवल 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, विझिंजाम पोर्ट केरल में स्थित भारत का पहला गहरा सरफेस कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका मुख्य संरचनात्मक उद्देश्य भारत के बड़े जहाज़ों को कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर जाने के बजाय भारत में ही ट्रांसशिपमेंट की सुविधा देकर विदेशी निर्भरता कम करना है और राजस्व बचाना है। अतः केवल कथन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। एक, इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। 2, यह तीनों देशों में होकर बहती है। 3, इसका उद्गम तिब्बत के पठार में होता है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। 4, इसकी कोई वितरिका नहीं है। निम्नलिखित से उत्तर चुनिए। ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी सतलज, डी तीस्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सिंधु नदी तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान इन तीनों देशों से होकर बहती है। वह एक पूर्ववर्ती नदी है और पाकिस्तान के कृषि सिंचाई तंत्र की जीवन रेखा है। मुख्य धारा के रूप में समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा क्षेत्र में इसकी अन्य नदियों की तरह व्यापक वितरिका प्रणाली नहीं बनती। ब्रह्मपुत्र की वितरिका बांग्लादेश में बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 1, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2, सही भारतीय राज्यों में से राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 3, सिक्किम एकमात्र राज्य है जो केवल एक अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कथन 1 गलत है, अर्थात उत्तर का हिस्सा है क्योंकि भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ है, न कि राजस्थान। कथन 2 सही है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगाता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ घरेलू सीमा साझा करता है। मेघालय भी केवल असम से लगाता है, लेकिन इस विकल्प के अनुसार केवल एक ही निश्चित रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयंग झील में अमूर बाजो के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? 1, यह दर्शाता है कि कैसे निरंतर स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के आगमन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। 2, यह उन उन्नत ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियों की वैश्विक सफलता को दर्शाता है जो प्रवासी पक्षियों को अपने प्रवास स्थल पर वापस जाने का मार्ग दिखाती है। 3, यह पुष्टि करता है कि अमूर बाजों के अनुकूल आवास संबंधी परिवर्तनों के कारण भारत को स्थायी निवास स्थान रेजिडेंसी के रूप में अपना लिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1, बी के 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नागालैंड के पंगती गांव
अदोयंग झील क्षेत्र के स्थानीय समुदायों ने शिकार छोड़ अमूर बाजों के संरक्षण की अद्भुत मिसाल पेश की है, जिससे इसे फॉल्कल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। ट्रैकिंग तकनीकी इंसानों को उनकी मार्ग का अध्ययन करने में मदद करती है। वह पक्षियों को रास्ता नहीं दिखाती। पक्षी प्राकृतिक रूप से मार्ग चुनते हैं। अमूर बाज प्रवासी पक्षी हैं जो दक्षिण अफ्रीका से जाते हैं। वे भारत में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास पहल के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? एक, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एक धान्य कृषि मोनोकल्चर को प्रोत्साहित करना। 2, सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती को बढ़ाना। 3, एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना और जलवायु संबंधी जोखिमों का न्यूनीकरण करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 और 3, केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। RAD का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित या बरानी क्षेत्रों में सूखा और जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS जैसे फसल के साथ पशुपालन, बागवानी आदि को बढ़ावा देना है। या मोनोकल्चर एकल कृषि को हतोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम सिल्क के लिए ओकोटैक्स प्रमाणन प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1 है भारतीय निर्यातकों को रसायन युक्त उत्पादों को अधिक महत्व देने वाले उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। 2, यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण सचेतन बाजारों में इसे प्रवेश का अधिकार मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। 1, केवल 1। B, केवल 2। C, 1 और 2 दोनों। D, न तो 1 न तो 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ओकोटैक्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो यह प्रमाणित करता है कि कपड़ा उत्पाद हानिकारक रसायनों से मुक्त है और पर्यावरण के अनुकूल निर्मित है। असम के एरी सिल्क के लिए यह प्रमाणन मिलने से बौद्धिक प्रीमियम और इको कॉन्शियस पर्यावरण सचेतन बाजारों में इसकी मांग और भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जलदरुमध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होता है? ए, बहरीन। 2, सीरिया। 3, कतर। 4, मिस्र। नीचे कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। B, 1 और 3। C, 2 और 3। D, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हॉर्मुज जलदरुमध फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। फारस की खाड़ी के अंदर स्थित देशों जैसे बहरीन, कतर, कुवैत, UAE और इराक के जहाज़ों को बाहर हिंद महासागर में आने के लिए इसे पार करना अनिवार्य है। सीरिया भूमध्य सागर और मिस्र लाल सागर भूमध्य सागर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तुंगरा हुआ ज्वालामुखी जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भूदान ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया था, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुंगरा हुआ एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर के इंडीज पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? 1, इसी वर्ष 2025 में भारत का बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2, शांख्य सागर जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, इसे राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। 3, इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में साझा होता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 और 3। D, केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B,
1 और 2। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पूरी तरह स्थित है। यह राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये कथन 3 गलत है। इसके भीतर प्रसिद्ध रामसर स्थल शंख सागर झील स्थित है और हाल ही में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया के तहत चर्चाओं में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? 1, इस जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 2, ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। 3, दिसंबर और मई के बीच में अधिकतम वर्षण होती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 और 2। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अंडमान निकोबार में भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र तटीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ दोनों मानसूनों दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी से भारी वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के चरम के दौरान होती है, न कि दिसंबर और मई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रायद्वीपीय खंड से संबंध है? 1, विवर्तनिका क्रियाओं के कारण पश्चिम तट के भागों का जलमग्न होना। 2, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं जैसे वेलिकोंडा पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियों की उपस्थिति। 3, तेज बहाव वाली नदियों द्वारा गहरी भी आकार की नदी घाटियों निर्माण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 और 2। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रायद्वीपीय ब्लॉक में टेक्टोनिक फॉल्टिंग के कारण पश्चिम तट का हिस्सा समुद्र में धंस जलमग्न गया है। पूर्वी घाट और वेलिकोंडा और महेंद्रगिरी प्राचीन अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण है। गहरी भी आकार की घाटियाँ युवा मुड़े हुए पर्वतों जैसे हिमालय की तीव्र बहने वाली युवा नदियों की विशेषता है, न कि प्रायद्वीपीय भारत की पुरानी और परिपक्व नदियों की। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। 1, सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। 2, सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार के साथ ही तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गीय पोत परिवहन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि से परिलक्षित होती है। 3, सागरमाला 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की भविष्य दृष्टि विजन के अनुरूप एक वैश्विक समुद्री नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। उपयुक्त कथनों के बीच में लिखित कौन से संबंध सही हैं? 1, कथन 2 कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को अभिपुष्ट करता है। 2, कथन 3 कथन 1 के लक्ष्यों को भविष्य अनुमुखी नवाचार ढांचे में अंतस्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करता है। 3, आधुनिक नवाचार के स्थान पर केवल पारंपरिक अवसंरचना पर केंद्रित होने के कारण कथन 1 कथन 2 का खंडन करता है। नीचे कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कथन 1 मूल सागरमाला के उद्देश्य को बताता है। कथन 2 इसके द्वारा प्राप्त लॉजिस्टिक और वैश्विक सूचकांकों में भारत की बेहतर रैंक जैसी सफलताओं को पुष्ट करता है। कथन 3 इस विजन को सागरमाला 2.0 के तहत आधुनिक नवाचार और विकसित भारत 2047 की ओर विस्तारित करता है। अतः रणनीतियों की प्रभावशीलता और भविष्यमुखी नवाचार का ढांचा स्थापित करने वाले दोनों संबंध सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिंको स्टाइलिस रेटुशा फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह अधिपादीय ऑर्किड है। 2, यह पूर्वोत्तर भारत के स्थानिक जाति स्पीसीज है। 3, यह अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य पुष्प है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी केवल 3।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 और 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। फॉक्सटेल ऑर्किड द्रौपदी माला एक एपिफिटिक पेड़ों पर उगने वाले लेकिन परजीवी नहीं पौधा है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। यह पूरे भारत उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, इसलिए केवल पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक एंडेमिक प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोईदामों के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? 1, वे सैन्य दुर्ग के रूप में कार्य करते थे। 2, वे राजवंशीय रॉयल और अभिजातों नोबेल के मनोरंजन केंद्र थे। 3, वे राजवंशियों और अभिजातों के समाधि स्थल थे। 4, वे राजवंशियों और अभिजातों के युद्धाभ्यास केंद्र थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी केवल 3, डी 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। असम के चराई देव में स्थित मोईदांग अहोम राजवंश के राजाओं और रानियों के विरुद्ध टीलमा समाधि स्थल थे जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांस में जून 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने समुद्री और महासागरीय मुद्दों को विशेष रूप से समुद्रस्थिल आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु संधारणीय मत्स्य पालन और जल कृषि पर सशक्त विचार व्यक्त किए हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रस्तावित बेहतर 4 बेटर्स के बारे में निम्नलिखित संयोजकों में से कौन सा सही है? ए, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर महासागर। बी, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण, बेहतर जीवन। सी, बेहतर प्रवाल भित्ति, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण, बेहतर जीवन। डी, बेहतर ज्वार नदमुख, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर ग्रान मैंग्रोव वनस्पति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। FAO का मुख्य रणनीतिक ढांचा इन 4 स्तंभों 4 बेटर्स पर आधारित है। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 19, तुर्काना झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? 1, यह विश्व में सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। 2, यह झील दक्षिण सूडान में सहारा मरुस्थल के पूर्वी सीमांत के साथ स्थित है। 3, यह झील यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और इसे जेड सागर के रूप में जाना जाता है। नीचे एक कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। लेक तुर्काना विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय और क्षारीय झील है तथा इसे अपनी खूबसूरत रंगत के कारण जेडसी कहा जाता है और ये यूनेस्को धरोहर है। हालांकि यह मुख्य रूप से केन्या और आंशिक रूप से इथियोपिया के रिफ्ट वैली में स्थित है, न कि दक्षिण सूडान में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कौन सी भारत के प्रथम प्लान वीवो प्रमाणित वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन का न्यूनीकरण परियोजना है? ए, उत्तराखंड परियोजना। बी, उत्तर पूर्वी हिमालय में ICFRE ICI-MOD सिंहपारीय ट्रांसबाउंड्री REDD प्लस परियोजना। सी, खासी पहाड़ी समुदाय REDD प्लस परियोजना। डी, सिक्किम मामले कामरांग समुदाय REDD प्लस परियोजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मेघालय की खासी हिल्स कम्युनिटी REDD प्लस परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लान वीवो मानक द्वारा कार्बन क्रेडिट और संधारणीय वन प्रबंधन के लिए प्रमाणित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत को किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? ए, नट भैरवी। बी, कामवर्धिनी।
सी हनु हनुमत्तोड़ी, डी धीर शंकराभरणम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धीर शंकराभरणम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्नाटक संगीत पद्धति का धीर शंकराभरणम राग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के राग बिलावल जैसे सभी स्वर शुद्ध लगते हैं कि पूर्णतः समतुल्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। हिल्टन यंग कमीशन 26 द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था? एक, भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। बी, भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए। सी, भारत से कपास उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। डी, स्वर्ण के सापेक्ष रूप के मूल्यह्रास को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर विनिमय दर को उच्च स्तर पर फिक्स किया ताकि गृह प्रभार और ब्रिटेन को भेजे जाने वाले पैसों का मूल्य बना रहे और वैश्विक बाजार में भारत की स्वर्ण आधारित वित्तीय शाख को नियंत्रित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पाली ग्रंथों में कहापन, निक्का, कंस और काकनिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं। 2, पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्के के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किनसे संबंध है? 1, शहरी जीवन के उद्भव से। 2, मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी के 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बौद्ध और पाली ग्रंथ जैसे जातक कथाएं 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों का विस्तृत विवरण देते हैं। पुरातात्विक खुदाई से मिले आज सिक्के यानी पंचमार सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों ही परिघटनाएं भारत में शहरी जीवन के पुनरुत्थान, द्वितीय नगरीकरण और वस्तु विनिमय से मुद्रा व्यवस्था की ओर संक्रमण की पूरी तरह पुष्टि करता है। क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं? ए, मालेगिट्टी शिवालय बादामी। 2, हुच्ची मलिंगुंडी मंदिर है होल। 3, दशावतार मंदिर देवगढ़। 4, विरूपाक्ष मंदिर पदक्कल। नीचे कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 और 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। देवगढ़ का गुप्तकालीन दशावतार मंदिर शास्त्रीय नागर शैली के शिखर का प्रारंभिक उदाहरण है। चालुक्य वास्तुकला के अंतर्गत ऐहोल का हुच्ची मल्लिगुड़ी मंदिर भी रेखा नागर उत्तर भारतीय शिखर प्रदर्शित करता है और बादामी का मालगेट्टी शिवालय और पदक्कल का विरूपाक्ष मंदिर विशुद्ध द्रविड़ शैली विमान संरचना के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व में 4 मुख्य रूपों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए, देव ईश्वर। बी, यक्ष अर्थदेव। सी, मनुष्य मानव। डी, त्रियक्ष पशु और पादप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यक्ष। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैन दर्शन के अनुसार संसार में आत्माएं 4 गतियां 4 रूपों में जन्म लेती हैं। देवता यानी देव, मनुष्य मानव, त्रियक्ष पशु पक्षी और पौधे और 4 नारकी नरक के जीव। यक्ष और स्वतंत्र रूप से इन बुनियादी 4 अस्तित्व रूपों में शामिल नहीं किया गया है। वे देवगति के ही एक उपवर्ग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्ली सालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ए, एक आनंदमय लोकनृत्य। बी, चिंतनशील मुद्रा में बुद्ध। सी, कैलाश पर शिव और पार्वती का चित्रण। डी, समुद्र मंथन समुद्र का मंथन।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के धार जिलों में स्थित गुप्तकालीन बाघ गुफाओं की गुफा संख्या 4 में चित्रित हल्ली शालस्य या हल्लीस मुख्य रूप से महिलाओं का मंडलाकार सर्कुलर घेरा बनाकर किया जाने वाले एक अत्यंत जीवंत और आनंदमयी लोक नृत्य संगीत दृश्य प्रसिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में स्थानीय मान पद्धति प्लेस वैल्यू सिस्टम के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेखीय उपयोग गुजरात की मनकनी पट्टिकाओं 595 से 596 AD में मिलता है। 2, 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं। 3, दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय गणितीय इतिहास के अनुसार संकर्षण प्रणाली स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का शुरुआत अभिलेखीय साक्ष्य संवत 346 के मनकर्णी ताम्रपत्र गुजरात में देखा गया है। 9वीं शताब्दी तक ग्वालियर आदि अभिलेखों में शून्य और स्थानीय मान का प्रयोग सर्वव्यापी हो गया था। कंबोडिया और मलय द्वीप समूह में के हिंदू संस्कृत अभिलेखों में भी 7वीं शताब्दी के शुरुआत में इनका प्रभाव दिखने लगा था। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 1, घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता किंतु चरखी अनुपलब्ध। 2, असंख्यित पाट और मापन पैमानों की खोज हुई है। 3, अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले जिनके अपने कुएं स्नान करने के चबूतरे बड़े कमरे हैं। इस कथनों में से निम्नलिखित कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ए, कथन ए संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। 2, कथन 2 हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। 3, कथन 3 साझी संपत्ति व्यवस्था के उद्भव की ओर संकेत करता है। नीचे दिए कूट कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। घरों में तकलीफ निकलना दिखाता है कि कताई घर घर में हाथ से की जाती है जो श्रम साध्य थी। निश्चित माप वाले पार्ट और स्केल उनके सही वाणिज्यिक और रैखिक विज्ञान को दर्शाते हैं। लेकिन कथन 3 में बताए गए कुएं और स्नानगार वाले घर निजी स्वामित्व और व्यक्तिगत जीवन स्तर को दिखाते हैं, न कि सामूहिक या साझी संपत्ति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, एका आंदोलन आदोपांत कांग्रेस द्वारा समर्थित स्वयं संगठित था, जबकि बारदोली सत्याग्रह आरंभ में कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त था और केवल अंतिम चरण में कांग्रेस द्वारा समर्थित था। बी, एका आंदोलन का नेतृत्व अवध के तलकदर द्वारा किया गया था, जबकि बारदोली सत्याग्रह भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन था। सी, बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। डी, एका आंदोलन वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्जापुर जिलों में केंद्रित था, जबकि बारदोली सत्याग्रह सौराष्ट्र में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात प्रांतीय सरकार द्वारा कपास के दामों में गिरावट के बावजूद 22% बढ़ाए गए भू राजस्व के खिलाफ था, जबकि अवध का एका आंदोलन 1921-22 यूपी जमींदारों तालुकदारों द्वारा तय सीमा से 50% अत्यधिक लगान और बेदखली के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन था। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेदिक काल में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कुपू से दी जाने वाली सिंचाई ने कृषि को
पलवलीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहाँ भूमिगत जल स्तर पर सतह के समीप था। 3 कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में कौन सी सूचना उपयुक्त कथन का समर्थन करती है? एक कि ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म चक्र और आवा के उपयोग के साक्ष्य हैं। ऋग्वेद में पशु कुल्लीस के दात्र हंसिया जैसे उपकरणों का उपयोग उल्लेख किया। 3 ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों खींचने के लिए बैल का उपयोग का इतिहास मिलता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी 1 2 3, सी के ए केवल 1 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 2 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ऋग्वेद में कुओं से पानी खींचने के लिए घिरनी, अश्म चक्र और चमड़े लकड़ी के बर्तनों को लेख कथन 2 पशुओं द्वारा पानी खींचने रहट के प्रारंभिक रूपों का सीधे समर्थन करता है। कुल्हाड़ियों और हंसियों का उल्लेख जंगलों को साफ करने और दूर दराज के क्षेत्रों में फसलों को काटने कथन 1 का समर्थन करता है। बैल का इतिहास यह पुष्ट करता है उनके पास यह शक्ति उपलब्ध थी। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित अभिकथन का विचार कीजिए। अत्यंत नूतन प्लीस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलज यमुना में प्रवाहित होती थी तथा इनमें से किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त अभिकथन के आधार हैं? एक, ऋग्वेद का नदी सूक्त। 2, रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा दिए गए सतलज और यमुना के अन्वेषण। 3, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजाति की उपस्थिति। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सिंधु नदी की डॉल्फिनों और गंगा नदी की डॉल्फिनों आनुवांशिक रूप से बेहद करीब समान प्रजाति है। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों मानना है कि प्लीस्टोसीन काल में किसी समय दोनों नदी घाटियों के बीच एक साझा जल संपर्क था, जिसे बदलने में ये डॉल्फिनों 2 अलग अलग प्रणालियों में अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? ए, बुद्ध का ध्यान। बी, बुद्ध का प्रथम धर्मोदय। सी, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। डी, बुद्ध का महाविनिष्क्रियण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्ध का ध्यान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया जाता है। खाली आसन मुख्य रूप से उनके महाज्ञान की प्राप्ति के समय उनके ध्यान लगाने या उनकी दिव्य उपस्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित नदियों के प्राचीन आधुनिक नामों के युग्मों में कौन से कथन सम्मिलित हैं? ए, वितस्ता चिनाब। 2, अस्किनी झेलम। 2, प्रोसनी रावी। 4, यवती व्यास। जिसे कुल का प्रयोग उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी केवल 3, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रोसनी का आधुनिक नाम रावी है, जो बिल्कुल सही सम्मिलित है। बाकी सभी गलत है क्योंकि विदस्ता झेलम, अश्विनी चिनाब और विपाशा व्यास है। क्वेश्चन नंबर 34। अमरावती स्तूप और उसकी उद्भूत मूर्तिकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1, ये निचली कृष्णा घाटी में स्थित था। 2, भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका स्थान था। 3, अमरावती मूर्तिकला शैली का प्रवर्ती दक्षिण भारतीय मूर्तिकला का गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी रचनाओं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया ले जाया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी 1 और 3। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश की कृष्णा घाटी में स्थित है। इसकी वास्तुकला शैली ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई बौद्ध कला को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। कथन 2 गलत है, क्योंकि अपने मूल रूप से अमरावती स्तूप आकार में सांची के स्तूप से ही बड़ा है, विशालतम स्तूपों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 35। प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल कलम में राजा और उसकी वंशावली में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है? ए सेनगुट्टवन चेर, 2 उदयन जेरल चोल, 3 नेंदियुंजेलियन पांडे। नीचे दिए कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उदयन जेरल भी चेर राजवंश के पहले प्रसिद्ध राजा थे, न कि चोल राजवंश के। सेनगुट्टवन चेर और नेंदियुंजेलियन पांडे बिल्कुल सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 36। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में कौन से कारकों का योगदान रहा? ए बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे। 2 कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे। 3 साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। 4 एम.एन. राय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता में वरीयता दी। नीचे दिए कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 3 4, डी 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 2 और 4। वामपंथियों की फूट, गांधी जी का विश्वास और समाजवादियों द्वारा कांग्रेस एकता तरजीह देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। 1856 के अवध के समामेलन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तालुकदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई, किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और जिले का अधिकार में रखने के दिए गए। 2 तालुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया था। 3 ब्रिटिश तालुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे। वे में कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1 2 3 और डी केवल 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 2 और 3। तालुकदारों के किले और हथियार छीन लिए गए, अतः कथन 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त अभिकथन का समर्थन करते हैं? 1 इन सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। 2 पृथक निर्वाचन मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। 3 वंचित वर्ग पृथक निर्वाचन मंडलों के अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1 2 3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 2 पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार सिखों ईसाइयों तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39। कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? ए आगरा घराना, बी ग्वालियर घराना, सी पटियाला घराना, डी जयपुर अंतरौली घराना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर अंतरौली घराना। क्वेश्चन 40। क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उद्भूत है? ए ऋग्वेद, बी अर्थवेद, सी अष्टाध्यायी, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद ऑप्शन ए। क्वेश्चन 41।
क्वेश्चन 41, श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी है जो किसी विश्व महामारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें पाया कि टीके वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। निजी स्वार्थों के कारण इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद अपनी जीविका कैरियर के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक दिया। श्री एक्स की कार्रवाई से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रेरित करता है? ये दल भावना, बी क्षमता, सी उत्तरदायित्व, डी प्रत्यायोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरदायित्व। क्वेश्चन 42, एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्रायः सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया कि यह भूमि उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह के एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरेक के आरोपों के चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कार्य सौंपा गया। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने के पहले विरोध करने वाले जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। 2. शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जो किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 3. पारस्परिक समझ विकसित करने और तनावों को कम करने में सहायता के लिए जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञ और नगरपालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहितधारक संवाद मंच का गठन करना। 4. साक्ष्य आधारित निर्णय को सुकुर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को संचालित करना और प्राप्त निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। तो कथन कौन से समाधान प्रक्रिया को योगदान देंगे? ए केवल 1 3 4, बी केवल 2 3 4, सी केवल 1 2, डी 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 43, सुश्री एक्स एक मध्य स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी है जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत है। हाल ही में वे एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना ने सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा के अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थी। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार अन्य नगरों में घटिया कार्यशैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ववत रहा। यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ, विभागाध्यक्षों श्री एक्स वाई उन्हें इस सूचना की परियोजना समिति अथवा जनता की समझ प्रकट न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। हालांकि सुश्री एक्स का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा। अब सुश्री एक्स को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? 1. परियोजना समिति और जनता की समझ तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए। 2. परियोजना की संपूर्णता इंटीग्रिटी के संरक्षण के लिए चयनित सूची के संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए। 3. कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक समिति प्रकटीकरण प्रस्ताव प्रस्तावित करना चाहिए, जिसे एक कूट का प्रयोग कर सूत्र चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2
और 3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। बिना कानूनी पुख्ता सबूत सीधे जनता में फैलाना सही नहीं है। समिति की समझ, सीमित प्रकटीकरण और हटाने के अनुसार सटीक है। क्वेश्चन नंबर 44। एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और नियम में भी सम्मिलित हैं। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले रूढ़ी या प्रथा भी सम्मिलित हैं, जिसे एक्स सहमत नहीं था। उपयुक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष चुनिए। विधि की व्याख्या में एक्स सही है, जिसे रूढ़ी को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं। बी, वाई का यह विचार है कि विधि में रूढ़ी सम्मिलित है, सही नहीं है। सी, एक्स और वाई दोनों के विचार सही है। डी, केवल वाई का विचार सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल वाई का विचार सही है। संविधान के अनुसार विधि के बल रखने वाले रूढ़ियाँ और प्रथाएं भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून के दायरे में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो निर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा। 2, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो निर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरसित किया गया। 3, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख है। उपयुक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित कौन सा इसका सही है? ए, केवल सभी 3 कथन सही है। बी, कोई भी कथन सही नहीं है। सी, 2 कथन सही है जिसमें कथन 3 सम्मिलित है। डी, केवल 1 कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। कोई भी कथन सही नहीं है कि अनुच्छेद 393 में भारत का संविधान नाम है। अनुच्छेद 395 से में 1935 और 1947 के अधिनियमों का निरसन है। अनुच्छेद 394 में 26 जनवरी 1950 को लागू होने की तिथि दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में दिव्यांगजनों संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है। पहुंच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकार और विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है। 2, सुगम्य भारत अभियान 3 प्रमुख क्षेत्रों में था: निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है। 3, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है जो दिव्यांगजनों में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए, 1 और 2, बी, केवल 2, सी, 1 और 3, डी, केवल 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। NDFDS सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है, न कि कॉर्पोरेट मंत्रालय में, अतः 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। 2, भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आयकर से भुगतान से छूट दावा करने के हकदार हैं। 3, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों के आरक्षण का उपबंध है। उपयुक्त कथन पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही है? 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। बी, 2 कथन सही है जो कि कथन 1 और कथन 2 है। सी, केवल 1 कथन सही है। डी, सभी 3 कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। 2 कथन सही है जिसमें कथन 2 सम्मिलित हैं। कथन 2 और 3 सही हैं।
छठी अनुसूची में असम, मेघालय और है, 5वीं में नहीं, अतः एक गलत है। क्वेश्चन 48, भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिस पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर देना चाहता है। 2, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है। 3, किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। उपयुक्त कथन पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही है? ए, केवल सभी 3 कथन सही है। बी, 2 कथन सही, इसमें कथन 2 सम्मिलित है। सी, केवल 1 कथन सही है। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल 1 कथन सही है। केवल 3 कथन सही है, कथन 3 सही है। तारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर और अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है। 1 व 2 उल्टे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में लिखित कथन विचार कीजिए। 1, यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है। 2, राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों और लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 3, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री इस समिति के सदस्य होने का पात्र नहीं है। 4, सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उपयुक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही है? ए, चारों कथन सही है। बी, केवल 1 कथन सही है जो कि कथन 2 है। सी, को 2 कथन सही, इसमें कथन 1 सम्मिलित है। डी, कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। कोई भी कथन सही नहीं है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसमें लोकसभा के से 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। सभी कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के मिशन सुदर्शन के चक्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। 2, इस मिशन को त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है जो भारत की रणनीतिक सहायता को सशक्त बनाएगी। 3, इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है वर्ष 2035 तक भारत में सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों कौन सा कथन सही है? ए, 1, 2 और 3। बी, केवल 1 और 2। सी, 2 और 3। डी, केवल 1। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1 और 2। भैया भारत की वायु रक्षा S-400 आज इसे रक्षा प्रणालियों से जुड़ा है, सैन्य प्रोजेक्ट है। देश के सभी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा कवच का इसका कोई नागरिक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 to 100 अगले वीडियो में आएगा, जो जल्द ही आएगा। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।